राम राम सभी के लिए। देखिए हम लोग यहाँ एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए देख रहे हैं और पेपर सेकंड पेपर है ये, ठीक है। पेपर 102 है ये एमएड सेमेस्टर फर्स्ट के लिए, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी। आपको याद होगा कि इसके कई वीडियोस हमने डाल दिए हैं जिसमें हमने कुछ वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में बताया था पहली वीडियो में। फिर हमने बताया था कि मैकाले ने किस प्रकार की अपनी शिक्षा व्यवस्था को भारत में रखा, ठीक है। और क्या था मैकाले का विवरण पत्र ये बताया और फिर बताया मैकाले का निस्यंदन सिद्धांत क्या था। उसके बाद हमने वुड डिस्पैच को देखा कि वुड का घोषणा पत्र क्या था, क्यों से शिलाधार कहा गया, ठीक है। और देखिए अब वुड डिस्पैच के बाद और भी सारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था हुई जो स्वतंत्रता से पहले की शिक्षा व्यवस्था थी, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर भारतीय शिक्षा आयोग को एक बार देख लेते हैं और थोड़ा शॉर्ट में ही समझाएंगे, हम लॉन्ग में नहीं समझाएंगे, क्योंकि एक नहीं बहुत सारे शिक्षा आयोग बने। आप लोग उसे एक एक बार पढ़ते जाओगे तो आपको समझ आता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ हम केवल बड़ा शॉर्ट में आपको बताएंगे अभी भारतीय शिक्षा आयोग के बारे में, और भी आयोग हैं उनके बारे में, ओके। फिर उसके बाद ये जब आयोग पूरे ख़त्म हो जाएंगे ना और हम लोग आ जाएंगे अपने यहाँ पर कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या है शिक्षा का स्तर, उस सब तक आ जाएंगे हम लोग। कोठारी आयोग तक भी आ जाएंगे। कोठारी आयोग के बाद और भी चीज़ें हुई 2005 की जो आई, NEP आई, जो भी कुछ आया ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेंगे। उसके बाद हम लोग फिर चलेंगे प्राचीन काल में जो विद्यालय हुआ करते थे, विश्वविद्यालय कौन कौन से थे, वो बहुत अच्छा टॉपिक है, उसको आप ज़रूर देखना। और ये पहले आप देख लीजिए क्योंकि इससे एक कॉन्टीन्यूटी बनी रहेगी आपकी कि किसके बाद क्या हुआ, ठीक है। तो चलो चलते हैं हम लोग। और आपको बताइए कि फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हम लोग देख रहे हैं, ये सेकंड पेपर है और आपने ये देखा ही है इसका पाठ्यक्रम, ठीक है। तो यहाँ हम ये पहला पॉइंट ही चल रहा है अभी, ये हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव चल रहा है और ये पहला पॉइंट है अभी, तो ठीक है यही चल रहा है, ओके। तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की शिक्षा व्यवस्था चल रही है। मैकाले को हम लोग देख चुके थे, वुड डिस्पैच हम लोग देख चुके थे। उसके बाद क्या था, उसके बाद था भारतीय शिक्षा आयोग, तो उसे हम लोग एक बार देखते हैं। ये देखिए ये है वुड डिस्पैच, यहाँ तक हम लोग देख चुके थे, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। यहाँ तक जो जिन बच्चों ने नहीं देखा हो वो, अरे क्या हुआ, वो देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, या फिर आप यहीं आके इस चैनल पे देख लेना, सारी हैं वीडियोज़ यहाँ पर, ठीक है, देख लेना। तो देखिए अब हम चलते हैं यहाँ भारतीय शिक्षा आयोग, क्योंकि वुड डिस्पैच हो गया था, बोर्ड ने अपना ये जो था घोषणा पत्र तैयार कर दिया था। और ये जो बोर्ड का घोषणा पत्र था ना, इसने भी कुछ स्पेशल नहीं किया, इसने बस थोड़ी सी चीज़ों पर काम किया। क्या किया कि इसने मैकाले की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको थोड़ा सा बदल दिया, बस, और कुछ नहीं किया था, ठीक है। निस्यंदन का सिद्धांत हटा दिया था, और क्योंकि इंडियंस को पसंद नहीं था मैकाले की शिक्षा व्यवस्था, बड़ा गड़बड़ आई थी उसमें। आप पढ़ ही चुके हो उसे, नहीं पढ़ाओ तो पढ़ लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो बोर्ड ने केवल इतना किया था कि उसके निस्यंदन सिद्धांत को हटा दिया और भारतीयों की शिक्षा पर थोड़ा सा ध्यान दिया, थोड़ा स्त्री शिक्षा पर, थोड़ा मुस्लिम की शिक्षा पर, लेकिन अपने अंग्रेजी शासन को उन्होंने सर्वोपरि समझा फिर भी, ठीक है। अंग्रेजी का प्रचार प्रसार वही सर्वोपरि समझा, ऐसा हुआ। तो जब बोर्ड ने घोषणा पत्र जारी कर दिया, तो वैसे तो 20 सालों के लिए कोई आज्ञा पत्र जारी किया जाता था, ठीक है, ब्रिटिश शासन के द्वारा, जिसे कंपनी चलाती थी। ब्रिटिश शासन जब एक 20 साल बाद आज्ञा पत्र जारी करती थी या उसका पुनरावर्तन करती थी, तो क्या होता था, उसको कंपनी चलाती थी, फिर उसके हिसाब से रूल करती थी कंपनी हमारे भारत देश में। कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक। तो अब जब बोर्ड ने घोषणा पत्र कर दिया, जारी कर दिया, तो एक दिन के लिए नहीं, 20 साल के लिए नहीं, जब पूरे 28 सालों तक वो चला, पूरे 28 सालों तक। और 28 साल बाद आया भारतीय शिक्षा आयोग, ओके। तो अब चलते हैं भारतीय शिक्षा आयोग था क्या। यहाँ देख लीजिए प्रश्न क्या लिखा है इसमें, भारतीय शिक्षा आयोग की मुख्य सिफारिशें कौन कौन सी थी। यानी कि मुख्य बात यह है कि भारतीय शिक्षा आयोग क्या था, और इसे हंटर कमीशन भी कहा जाता था, क्यों कहा जाता था, ठीक है, ये सब है यहाँ। तो देख लीजिए एक बार, ये आ गया यहाँ पर, देखिए। स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो आप ले लीजिए इसका जल्दी से, है ना। आपको एक बार पढ़ते जाओगे एक बार में समझ आ जाएगा पूरा, और जितने आयोग हैं आप जल्दी जल्दी पढ़ लेना, जिससे फिर आगे के टॉपिक को हम लोग देखें, क्योंकि बहुत सारा काम है और टाइम बहुत कम है, पेपर भी आपके आएंगे जल्दी ही, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ऐसे देख लो एक बार। भारतीय शिक्षा आयोग में क्या था, देखो जब वुड डिस्पैच जो आया था ना, वो 1882 तक चला था, 1882 तक चला था। आपको पता है 1854 में आया था वुड डिस्पैच, ठीक है, वुड का घोषणा पत्र। अब इसमें 20 साल मिला दो तो 74 में आना चाहिए था, 20 साल और मिला दो, क्योंकि 20 साल बाद ही तो घोषणा पत्र जारी किया जाता था, आज्ञा पत्र जारी किया जाता था। तो 20 साल और मिला दो तो ये 1874 को आना चाहिए था, लेकिन 1874 को ना आकर, क्योंकि 28 वर्ष तक चला था,
तो ये 1882 में आया, ठीक है, 1882 में आया भारतीय शिक्षा आयोग। और इसमें क्या था, ये किसका प्रतिफल था, ये इसी वुड डिस्पैच का ही प्रतिफल था, ठीक है। और क्या था इसमें, इसके जो अध्यक्ष थे ना वो विलियम हंटर थे। इसका जो अध्यक्ष था वो वायसराय की तत्कालीन काउंसिलिंग के सदस्य विलियम हंटर थे। इसी वजह से इस आयोग को यानी कि भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर आयोग भी कहा जाता था। अच्छा, इसकी एक बड़ी खास बात थी कि पहली बार ऐसा था कि भारतीय शिक्षा आयोग में 20 सदस्यों में से 7 सदस्य भारतीय थे। नहीं तो इससे पहले भारतीय सदस्यों को कोई अपने आयोग में नहीं रखता था, ठीक है। लेकिन पहला ऐसा कमीशन बना ये कि इसमें भारतीय सम्मिलित हुए। और इसलिए सम्मिलित हुए भैया कि क्योंकि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी थी देश के लोग बिल्कुल चाहते नहीं थे अंग्रेज़ों को। अब आपको पता ही है कि 1854 के बाद फिर 1857 की क्रांति हुई, और क्रांति में अंग्रेज़ों को सब समझ आ गया कि भारतीय हमसे बहुत खफा हैं, इसलिए ऐसा आयोग बनाओ जिसमें भारतीयों को भी ऐड करो, भारतीयों को भी जोड़ लो। तो यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ कि लॉर्ड रिपन द्वारा 3 जनवरी 1882 में जब भारतीय शिक्षा आयोग गठित हुआ तो उसमें कितने लोगों को रखा गया, उसमें टोटल 20 सदस्य थे, 20 में से 7 भारतीयों को रखा गया इसमें, ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ। उसके और इसका उद्देश्य क्या था, भारतीय शिक्षा आयोग का उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य कुछ ज़्यादा नहीं, केवल इतना ही था कि जो 1854 में आया था घोषणा पत्र बुड का, तो उसको क्रियान्वित करना था। उसको ये चेक करना था कि बुड ने जो घोषणा पत्र जारी किया था 1854 वाला बुड डिस्पैच जो था, उसके अनुसार हमारे देश में क्या क्या हुआ है और अब हमें उसमें क्या क्या बदलाव करने की आवश्यकता है। भारतीय शिक्षा आयोग का मुख्य उद्देश्य यही था गठित होने का कि बुड डिस्पैच के द्वारा हमारे देश में क्या क्या हुआ है और उसमें यदि वो सब कुछ हुआ है तो उससे लोग परेशान हैं या खुश हैं देखना होगा, और उसमें हमें क्या क्या परिवर्तन करना होगा। मुख्य उद्देश्य ये था भारतीय शिक्षा आयोग का। तो उन्होंने क्या किया, देखो इन्होंने ऐसा किया कि इस दृष्टि से भारतीय शिक्षा आयोग के निम्नलिखित उद्देश्य थे। क्या था कि बोर्ड के घोषणा पत्र को उचित रूप से प्रतिपादित किया जाए या नहीं किया, यानी कि बोर्ड ने जो दिया उसको प्रतिपादित सही से किया या नहीं किया। और यहाँ पर देख लीजिए इसमें पादरियों के लिए मिशन स्कूल की स्थिति ज्ञात करना, राजकीय विद्यालयों की स्थिति ज्ञात करना और प्राथमिक शिक्षा की स्थिति ज्ञात करना, यही सब उद्देश्य थे, ठीक है। और क्या था, और 1854 में यानी कि बुड डिस्पैच के टाइम जो कहा गया था ना, इसकी सिफारिशों को भविष्य के लिए क्रियान्वित करना, ये भी था। अब आयोग का प्रतिवेदन देखिए आप, आयोग का प्रतिवेदन देखिए, अब कौन से आयोग का, भारतीय शिक्षा आयोग का। इन्होंने क्या किया, आयोग ने 7 सप्ताह तक कलकत्ता में शिक्षा संबंधी पूर्व सरकारी दस्तावेजों विशेषकर बुड डिस्पैच का गहराई से अध्ययन किया। जो बुड डिस्पैच 28 सालों से चला आ रहा था, भारतीय शिक्षा आयोग ने उसी का अध्ययन किया। कितने सप्ताह तक, 7 सप्ताहों तक, ठीक है, 7 सप्ताह तक बुड डिस्पैच का अध्ययन किया। और जब 7 सप्ताह तक अध्ययन किया उसका, तो उसके बाद क्या किया उन्होंने, पूरा जब 7 सप्ताहों में पूरा पढ़ लिया बुड डिस्पैच को, तभी 7 महीनों तक उन्होंने भारत के अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण करके देखा। भारतीय शिक्षा आयोग के सदस्यों ने भारत के अलग अलग क्षेत्रों में घूम फिर कर देखा कि हमने जो बुड डिस्पैच पढ़ा है उसके अनुसार पूरे भारत में कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है। तो 7 महीनों तक इन्होंने घूम फिर कर देखा। और जब 7 सप्ताह तक पढ़ने के बाद और 7 महीने तक घूमने के बाद इन्होंने जब सारी चीज़ें देख ली कि हाँ वास्तव में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ है, जब इन्होंने सब कुछ देख लिया तो पूरा विचार विमर्श करने के बाद मार्च 1883 में इन्होंने क्या किया, एक प्रतिवेदन तैयार कर दिया 770 पृष्ठों का एक विस्तृत दस्तावेज भारतीय शिक्षा आयोग ने। तो देखो भारतीय शिक्षा आयोग का मतलब 7 क्योंकि 7 सदस्य थे भारतीय शिक्षा आयोग में, जो भारतीय थे टोटल 20 थे लेकिन भारतीय 7 थे, ठीक है। अब 7 सप्ताह तक इन्होंने बुड डिस्पैच को पढ़ा, यहाँ भी 7 हुआ। अब 7 महीनों तक इन्होंने भ्रमण किया, तो ये भी क्या हुआ, ये भी तो भैया इनका लक्की माना गया इनके लिए, ठीक है। 7 ही सब में, तो यहाँ भी 7, वहाँ भी 7, यहाँ भी 7 और इधर भी 7। फिर उन्होंने लास्ट में क्या किया, 770 प्रश्नों का एक दस्तावेज तैयार कर दिया। तो जहाँ आ जाए भारतीय शिक्षा आयोग का गठन या उसमें कितने प्रश्नों का दस्तावेज था या कितने महीने तक घूमे या फिर एक जो भी कुछ है, 7 जहाँ आ जाए वहाँ समझ लेना कि भारतीय शिक्षा आयोग है, ठीक है। 1883 में इन्होंने 770 प्रश्नों का एक विस्तृत दस्तावेज प्रस्तुत कर दिया, ठीक है। अब इसकी सिफारिशें क्या थी, आप यहाँ देख लीजिए। सिफारिशें कुछ स्पेशल नहीं थी, वही थी जो उनकी बुड डिस्पैच में थी, ठीक है। शिक्षा की नीति के लिए 5 सुझाव दिए थे, वो सब ये थे, इसमें देख लेना क्या क्या था। इन्होंने कहा राजकीय विद्यालयों की जो स्थापना की जाती है इसको थोड़ा कम कर दो और इनका उत्तरदायित्व अलग कर दो, ठीक है। इस तरह से इन्होंने कुछ बातें कही थी, आप देख लेना ये सब है। और आगे देख लिए, एक बार देख लीजिए
भारतीय शिक्षा आयोग के बारे में ही देखना है अभी हम लोग। यहाँ देसी शिक्षा का महत्व क्या रखा है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी, ठीक है। इन्होंने क्या क्या कहा, देसी शिक्षा का कितना महत्व है। इन्होंने कहा कि देसी विद्यालयों के महत्व को स्वीकार करते हुए कमीशन ने भारतीय सरकार को निम्नलिखित सुझाव दिए, क्योंकि ये चाहते थे कि हाँ देसी शिक्षा हो भैया, देसी विद्यालय हों, चाहते थे, ठीक है। आगे देखिए, इन्होंने कहा कि विद्यालय के पाठ्यक्रम में सरकार द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाए, क्योंकि पहले सरकार अपने हिसाब से काम करवाती थी, लेकिन अब ये चाहते थे अलग हो जाए, ठीक है। और क्या था, ये देखो जो पॉइंट्स बहुत आवश्यक है हमने हाईलाइट कर दिया उन्हें, ठीक है। आर्थिक सहायता परीक्षाफल के अनुसार प्रदान किया है, यानी कि आप किसी बच्चे को कुछ आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे हो, कुछ पैसे दे रहे हो, तो किसके अनुसार दोगे, उसके रिजल्ट को देख करके, बच्चा कितना होशियार है, कितना क्या है, अनुदान आप तभी दोगे, ठीक है। ऐसा प्राथमिक शिक्षा की बात भी इन्होंने करी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, प्राथमिक शिक्षा की जाँच करना, देखना, ठीक है। विकास के साधनों को एकत्रित करना कि कैसे किस प्रकार से प्राथमिक शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए, क्या किया जाए। इन्होंने नीति, संगठन, आर्थिक व्यवस्था, पाठ्य वस्तु, अध्यापक, इन सब के लिए इन्होंने अनेक प्रकार के सुझाव प्रस्तुत किए थे। किसने, भारतीय शिक्षा आयोग ने। ओके, आगे देखिए क्या क्या सुझाव थे, इसमें सब लिखा हुआ है। इन्होंने ये बात कही कि बच्चों को भी पढ़ाया जाए और शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। इन्होंने यहाँ पर बहुत जोर दिया था इस बात पर कि प्राथमिक विद्यालय के जो शिक्षक होते हैं ना, जो टीचर है, उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए ताकि टीचर अच्छे टीचर हों। ओके, ये सब था इसमें। और पाठ्यक्रम से संबंधित बात कही कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। इस पाठ्यक्रम में वैकल्पिक विषयों में भौतिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, वही खाता, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी बात उन्होंने कही। और क्या था, और सभी देसी विद्यालयों को भवन निर्माण और अध्यापकों के वेतन भुगतान के लिए अनुदान दिया जाए। पहले ऐसा नहीं हो रहा था, लेकिन अब यहाँ होने लगा। छात्रवृत्ति की व्यवस्था, अब ये माध्यमिक शिक्षा के विषय में बात कही, इन्होंने पूरी बात कही। आयोग के प्रतिवेदन से माध्यमिक शिक्षा के 2 उद्देश्य स्पष्ट हैं। आयोग ने 2 उद्देश्य स्पष्ट किए, देखो क्लियर दिख नहीं रहा, लेकिन इसमें लिखा है सामान्य जीवन की तैयारी और उच्च शिक्षा में प्रवेश की तैयारी। ये थी माध्यमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, सामान्य जीवन की तैयारी और उच्च शिक्षा में प्रवेश की तैयारी। और क्या था, और आयोग ने क्या क्या कहा, तो आयोग ने देखिए पाठ्यक्रम के बारे में भी कहा और पाठ्यक्रम बी के बारे में कहा। इन्होंने बहुत सारे सुझाव प्रस्तुत किए। अच्छा, पाठ्यक्रम अ के बारे में क्या कहा, जैसे ये थे ना, ये देखिए यहाँ पाठ्यक्रम अ के बारे में क्या कहा और क्या क्या था ये पाठ्यक्रम का मतलब। ये देखिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। प्राथमिक शिक्षा के लिए क्या उन्होंने आयोग ने कहा था और माध्यमिक शिक्षा के लिए क्या कहा वो हमने आपको बताया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए माध्यमिक शिक्षा के लिए इन्होंने स्तर अ और स्तर ब के बारे में बात करी। पूछ लिया जाता है माध्यमिक स्तर के लिए भारतीय शिक्षा आयोग ने अ और ब के बारे में जो कहा, तो ये क्या था अ और ब, ठीक है। अ और ब पाठ्यक्रम था क्या, तो इसमें क्या कहा था, अ पाठ्यक्रम में ये था, यह पाठ्यक्रम साहित्यिक होगा। सबसे पहली बात, माध्यमिक शिक्षा में जो पाठ्यक्रम अ होगा वो साहित्यिक होगा और ये पाठ्यक्रम उन बच्चों के लिए होगा जो उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, यानी कि जो बच्चे हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं वो उनके लिए पाठ्यक्रम अ होगा। उनको साहित्यिक विषयों में स्थान दिया जाएगा, ठीक है। इस पाठ्यक्रम में साहित्य विषयों को स्थान दिया जाएगा और अंग्रेजी का अध्ययन अनिवार्य होगा। देख रहे हो, ये थी अंग्रेजी जो अंग्रेजों से पूरी तरह प्रेरित थी और भारतीयों के ऊपर थोपी जा रही थी। तो पाठ्यक्रम ए में क्या था, आप समझ गए कि पहले तो साहित्यिक इसका विषय होगा, दूसरा उच्च शिक्षा में जाना चाहेंगे उनके लिए होगा ये, तीसरा क्या था, ये अंग्रेजी यहाँ पर अनिवार्य होगी, ठीक है। अब वहीं आता ब पाठ्यक्रम की बात। तो पाठ्यक्रम ब में क्या था, ये पाठ्यक्रम जीवन उपयोगी पाठ्यक्रम होगा, यानी कि यहाँ ऐसी चीज़ सिखाई जाएंगी कि आप अपना काम वाम करके अपना जीवन यापन कर सको, रोजी रोटी कमाने के लिए आप अपना जीवन यापन कर सको, पढ़ाई करो, वो वाली पढ़ाई थी ये, ठीक है। वोकेशनल एजुकेशन का हो या कुछ भी कहो आप अपने हिसाब से, प्रोफेशनल कहो, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये था जीवन उपयोगी पाठ्यक्रम। यह उन बच्चों के लिए होगा तो माध्यमिक शिक्षा के बाद जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, यानी माध्यमिक शिक्षा में ग्रहण की, फिर शादी ब्याह करके अपना घर बसाना चाहते हैं, परिवार को चलाने के लिए रोजी रोटी कमाना चाहते हैं, ये उन बच्चों के लिए था यहाँ पर, ठीक है। और इसमें क्या था, अपनी रोजी रोटी कमाना चाहेंगे या फिर उच्च व्यावसायिक शिक्षा, ये व्यावसायिक शिक्षा के लिए था पाठ्यक्रम बी ब, यानी कि व्यावसायिक शिक्षा, ठीक है। इस पाठ्यक्रम में व्यावसायिक विषय को स्थान दिया जाएगा और अंग्रेजी पढ़ना आवश्यक होगा। दोनों ही जगह अंग्रेजी बहुत आवश्यक थी। आपने देखा है पहले के जो बहुत बुज़ुर्ग हुआ करते हैं, अब भी इस टाइम में भी जो पहले के बुज़ुर्ग हैं वो बहुत अच्छी तरह से अंग्रेजी बोल लेते हैं जो उस टाइम के हैं, क्योंकि वहाँ अंग्रेजी उस टाइम अनिवार्य थी। आप देखिए किसी बहुत बड़े पुराने बाबा को जो 1857 से पहले के जो हैं,
अरे बहुत अंग्रेज़ी जानते हैं वो लोग, तो ऐसा ही, क्योंकि इंग्लिश अनिवार्य थी उस टाइम के लिए। अब देखिए आगे क्या है। और माध्यमिक शिक्षा के विषय में क्या क्या कहा इन्होंने मातृभाषा के ये कहा कि मातृभाषा को अनिवार्य किया जाए ताकि बच्चे पढ़ पाएँ, और शिक्षा का भार कुशल भारतीयों के सौंप कर उसे मुक्त हो जाना चाहिए, ये कहा। ठीक है, यानी माध्यमिक शिक्षा के संचालन के विषय में आयोग ने कहा कि शिक्षा का भार कुशल भारतीयों को सौंप कर उससे मुक्त हो जाना चाहिए, यानी कि सरकार मुक्त हो जाए और शिक्षा का जो अधिकार है वो भारतीयों के हाथों में, जो कुशल भारतीय, जो कुशल हैं, जो मतलब पैसे वाले लोग हैं, उनके पास सौंप देना चाहिए। ठीक है, ये सारे आप चीज़ देख लीजिए। ये तो माध्यमिक शिक्षा के बारे में थी। और उच्च शिक्षा के बारे में उन्होंने क्या कहा, तो उच्च शिक्षा के विषय में इस आयोग ने कुछ बातें कहीं, जिसमें उन्होंने ये कहा कि आयोग ने उच्च शिक्षा के निम्न उद्देश्य बताए। पहले आपने प्राथमिक शिक्षा के लिए देख लिया, माध्यमिक शिक्षा के देख लिया, उच्च शिक्षा के लिए क्या उद्देश्य बताया कि उच्च शिक्षा में उच्च ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। और यहाँ नैतिक उत्थान की बात की, नैतिक उत्थान होना चाहिए विद्यार्थी का, प्रकृति धर्म और मानव धर्म का ज्ञान होना चाहिए उसे, और नागरिक के कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए। मुख्य तीन चीज़ों पर जोर दिया उन्होंने उच्च शिक्षा में। इस आयोग ने क्या क्या कहा, इसने ये कहा कि सबसे पहले यदि कोई बच्चा हायर एजुकेशन में जाता है तो उसे हायर एजुकेशन के हिसाब से ही शिक्षा ग्रहण करनी होगी। ऐसा नहीं है कि हायर एजुकेशन में और अपना वो रोल नंबर लिखना नहीं जान रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उच्च शिक्षा का मतलब उच्च ज्ञान की प्राप्ति। और दूसरा पॉइंट था कि उच्च ज्ञान के साथ साथ उसका नैतिक उत्थान भी होना चाहिए, वो प्रकृति धर्म भी सीखे और मानव धर्म भी सीखे। ठीक है, मानव धर्म का ज्ञान भी सीखे, और क्या, नागरिकों के कर्तव्यों का भी ज्ञान उसे हो। ठीक है, ऐसे होनी चाहिए उच्च शिक्षा। तो ये सब मुख्य चीज़ों पर जोर दिया था। और अन्य सुझाव क्या थे, अन्य सुझाव में देखिए स्त्री शिक्षा के बारे में भी इन्होंने कहा कि छात्राओं के लिए भैया कुछ अनुपात में, छात्राओं के लिए कुछ अनुपात में धन भी व्यय किया जाए, धन भी दिया जाए, और इनके लिए अलग से कुछ शिक्षा व्यवस्था की जाए अलग से। स्त्री शिक्षा के लिए सहायक अनुदान की मात्रा वर्तमान की अपेक्षा बढ़ा दी जाए। जितना अभी आप पैसे खर्च कर रहे हो लड़कियों की शिक्षा में, उससे ज़्यादा होना चाहिए। इन्होंने ये सुझाव दिया स्त्रियों की शिक्षा के लिए। ठीक, और क्या सुझाव दिया, देखो जैसे हम ये पेज ऐसे बड़ा किया करें तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, फिर पढ़ा करो इसको। ओके, और क्या था बालकों की शिक्षा के लिए, एक तो उनको अनुदान राशि उनकी बढ़ा दी जाए, दूसरा अलग विद्यालयों की व्यवस्था की जाए, और क्या कहा इन्होंने कहा बालकों के पाठ्यक्रम से इनका पाठ्यक्रम अलग रखा जाए, निःशुल्क शिक्षा दी जाए, गरीब बालिकाओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाए, बालिका विद्यालयों में यथासंभव महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति की जाए, यानी कि लड़कियों को पढ़ाने के लिए जो टीचर हो वो लड़की ही हो, लेडीज़ ही हो कोई। ठीक है, ऐसा कहा गया। अब मुस्लिम शिक्षा के बारे में क्या कहा गया, मुस्लिम शिक्षा में क्या था, इन्होंने कहा मुस्लिम बालकों के लिए विद्यालय अलग स्थापित किए जाए। दूसरी बात ये थी कि इनको भी मुस्लिम बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाए, और ऐसे स्थान जहाँ मुसलमानों की संख्या अधिक है वहाँ सरकार का कर्तव्य है कि राजकीय विद्यालय में हिंदुस्तानी तथा फारसी पढ़ाने की व्यवस्था की जाए। ठीक, और मुस्लिम शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए नॉर्मल स्कूल खोले जाएं। ये तो थी स्कूल की बात, स्त्रियों के लिए और प्राथमिक और माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए और मुस्लिम बच्चों के लिए। और धार्मिक शिक्षा में क्या था, धार्मिक शिक्षा में देखिए, धार्मिक शिक्षा में कहा गया कि धार्मिक शिक्षा के संबंध में आयोग ने सुझाव दिया कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का ज्ञान दिया जाना संभव नहीं है। राजकीय विद्यालय में धार्मिक शिक्षा का कदापि समावेश नहीं होना चाहिए, या हो सकता है कुछ भी, पर व्यक्तिगत विद्यालयों में प्रबंधक की इच्छा से धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि विद्यालयों को धार्मिक शिक्षा से बिल्कुल अलग रखा जाएगा, यानी कि धर्म को शिक्षा से बिल्कुल अलग रखा जाएगा। लेकिन यदि किसी का प्राइवेट स्कूल है, कोई व्यक्ति अपना स्कूल चला रहा है, तो वो चाहे तो उसमें धर्म की शिक्षा दे सकता है। तो उन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, और पिछड़े वर्ग की शिक्षा के विषय में क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि सरकार स्वयं विद्यालय खोले। पिछड़े वर्ग के जो पिछड़े क्षेत्रों के जो बच्चे हैं ना, तो उनके लिए सरकार स्वयं विद्यालय खोले और क्षेत्रीय भाषाओं में उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए, उनकी शिक्षा निःशुल्क हो और छात्रवृत्तियाँ दी जाएं। क्योंकि पिछड़े क्षेत्रों से बालक हैं, अब झारखंड के बच्चे हैं, झारखंड में ऐसे गांव हैं जहां बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत ऐसे जहां पढ़ाई नहीं पहुंची है, जहां लाइट नहीं पहुंची है, जहां बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं पहुंच पाई हैं, बड़े बड़े पिछड़े क्षेत्र हैं। अपने यूपी में बहुत ऐसे पिछड़े क्षेत्र हैं जहाँ कुछ भी नहीं है। तो ऐसे जितने पिछड़े क्षेत्र हैं वहाँ के बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया जाए, वहाँ सरकार स्वयं अपने यहाँ विद्यालय खोले, उन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे, छात्रवृत्ति प्रदान करे, ऐसा कहा इन्होंने। ठीक है, अब ये सब तो उन्होंने कह दिया भारतीय शिक्षा आयोग ने।
अब पहले आप ये बताओ कि भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, ठीक है। देखते हैं किसने पढ़ा है और किसने नहीं पढ़ा है। अभी हमने बताया ना, बताना लेकिन इन्होंने। अच्छा देखिए, वो तो हो गया सब। अब इसकी आलोचना भी हुई इस आयोग की। कहा गया कि भारतीय शिक्षा आयोग के बहुउपयोगी सुझावों के बावजूद कुछ विद्वानों ने आयोग को अपनी आलोचना का शिकार बनाया। इन्होंने कहा कि इसमें मौलिकता का अभाव है। इन्होंने कहा कि इन्होंने जो संस्तुतियाँ प्रस्तुत कर दी है ना, ये मौलिकता का अभाव है इसमें। दूसरी बात इन्होंने कही कि बोर्ड का घोषणा पत्र ना उसी की पुनरावृत्ति कर दी गई है भारतीय शिक्षा आयोग में, और कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। ये कहा इन्होंने। और क्या था, और ये सब इन्होंने बता दिया। यहाँ देख लीजिएगा क्या कहता है कि शिक्षा के माध्यम के संबंध में कोई सुझाव नहीं दिया इन्होंने, कि शिक्षा का माध्यम वास्तव में कैसा होना चाहिए, कोई सुझाव नहीं दिया। ओके, लो पहले इसका स्क्रीनशॉट ऐसे ले लो एक बार, ठीक। ये देखिए और क्या कहता है इसमें, आलोचना हो रही है ये इसकी, ये क्या क्या था, ठीक है। ये सब इन्होंने पॉइंट कहे आलोचना में। इन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र से, ये देखिए इन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र से सरकार का उत्तरदायित्व समाप्त हो जाने के फलस्वरूप व्यक्तिगत विद्यालयों की संख्या तीव्र गति से बढ़ी। क्योंकि इन्होंने ये कह दिया ना कि अब आप यदि किसी प्राइवेट स्कूल है तो अपने हिसाब से चला सकते हैं, तो प्राइवेट स्कूल की संख्या बढ़ती चली गई। यह शिक्षा का संख्यात्मक विकास तो था, यानी कि शिक्षा की संख्या तो बढ़ रही थी, मतलब स्कूलों की संख्या तो बढ़ रही थी, परंतु इसके कारण शिक्षा की गुणवत्ता का ह्रास हो गया। गुणवत्ता जैसी मिलनी चाहिए थी वैसे मिल नहीं पाई। आप आजकल देखते नहीं हो, प्राइवेट स्कूल जो होते हैं वहाँ टीचर्स बहुत सारे पैसे तो वसूलते हैं बच्चों से, लेकिन जहाँ छोटे छोटे स्कूल हैं प्राइवेट, वहाँ पर बच्चों से पैसे तो वसूले जाते हैं, 400-500 से फीस किसी की कम नहीं होगी, लेकिन जहाँ टीचरों को सैलरी देने की बात की जाती है, तो आपको पता है नर्सरी और LKG, UKG, फर्स्ट सेकंड इवन 5th तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए 12th क्लास तक की पढ़ी हुई लड़कियों को रख लिया जाता है। मात्र 12th क्लास तक की पढ़ी हुई टीचर रखी हुई हैं। इतना बस 12th क्लास कर लिया आपने और आप स्कूल में जाओ, वहाँ पढ़ाना शुरू कर दो, और उनको सैलरी कितनी मिलती है, 800-1000 रुपये मैक्सिमम। तो ये लोग टीचर्स को सैलरी कम देते हैं प्राइवेट स्कूल वाले, और बच्चों से बहुत पैसा लेते हैं। ऐसा हो गया। तो अब इससे ये क्या है, ये शिक्षा की गुणवत्ता का ह्रास ही तो है। शिक्षा की जो क्वालिटी होनी चाहिए वही तो ख़त्म हो रही है, वही तो ख़त्म हो रही है। अब प्राइवेट को तो छोड़ो, सरकारी में देखो इतना सैलरी मिलती है टीचर्स को, और बैठे रहते हैं और कुछ अच्छी तरह पढ़ाते नहीं। 2-4 स्कूल ऐसे होंगे जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं टीचर वहाँ, लेकिन अधिकाधिक रोज़ आता है अखबार में, रोज़ TV में, रोज़ मोबाइल में, आप देखो यूट्यूब पर तमाम तरह के स्कूल में दिखाए जाते हैं, शिक्षक दिखाए जाते हैं जिनको कुछ नहीं पता, 80-80 हज़ार सैलरी ले रहे हैं। तो ऐसा शिक्षा का ह्रास ही तो हो रहा है। तो भैया इसको देखने की बहुत आवश्यकता है, इसको सुधारने की बहुत आवश्यकता है। लेकिन परेशानी ये है कि जो होशियार बालक है ना, जो होशियार टीचर है ना, उनको नौकरी मिल नहीं पाती, और ऐरे गहरे नत्थु घेरे पहुंच जाते हैं, अच्छी जॉब पा जाते हैं, और फिर क्या करते हैं, फिर आराम से बैठे रहते हैं, और टीचर्स होकर भी पढ़ाते नहीं सही से। इसलिए तो शिक्षा की गुणवत्ता खराब हो रही है। और आप लोग कितने होशियार हैं, बहुत विद्यार्थी, लाखों करोड़ों की संख्या में शिक्षक ऐसे जो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, लेकिन वो मजबूर हैं क्योंकि उनको नौकरी मिल ही नहीं पा रही, वो करें क्या। तो इस तरह से देखो, इस भारतीय शिक्षा आयोग के बारे में इसकी आलोचना की गई, इसके बारे में कहा गया, ठीक है। तो आप आई थिंक आप समझ गए होंगे क्या था भारतीय शिक्षा आयोग, क्यों था, कितने सदस्य थे, कितने अंग्रेजी सदस्य थे, कितने भारतीय सदस्य थे, क्या क्या किया इसने, आप सब समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बारे में TN सिक्वेरा ने कहा, क्या कहा, अपने सब सुझावों के लिए आयोग हार्दिक सहायता का पात्र है। यदि आज भारतीय शिक्षा प्रणाली के विषय में इतने अधिक असंतोष का अनुभव किया जा रहा है, तो इसके कारण यह है कि 1882 में निर्धारित की जाने वाली शिक्षा नीति के मुख्य अभिप्राय का अनुसरण नहीं किया गया, ठीक है। सब अपने अपने बारे में कहते हैं, कह रहे तो क्या कहना है, लेकिन आप पढ़ लेना बस एक बार, ठीक है। इसके बाद आती है भारतीय शिक्षा आयोग के बाद अब एक ऐसा संक्षिप्त परिचय दिया गया है कि ब्रिटिश काल में शिक्षा की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई उसके बारे में कहा गया है। कि अब देखो, आप एक शॉर्ट नोट देख लो कि ब्रिटिश कालीन जो शिक्षा थी कैसे कैसे स्टार्ट हुई हमारे देश में, और क्या क्या हुआ इसमें, और कितने इसमें आयोग बने, ठीक है। शॉर्ट नोट है, आप देख लीजिए एक बार कि किसके टाइम में क्या हुआ, देख लेना, ठीक है। अच्छा, शिक्षा की व्यवस्था अभी से नहीं, 1510 से पुर्तगालियों के जैसे भारत में आगमन हुआ था, तो उसके तभी से यहाँ पर इन्होंने अपनी अपनी शिक्षा फैलाना शुरू कर दिया, अपना अपना धर्म प्रचार करना शुरू कर दिया। शिक्षा का सहारा लिया गया धर्म प्रचार करने के लिए, ठीक। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली ईसाई मिशनरियों के शैक्षिक क्रियाकलाप,
एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये जितने भी बाहर के आक्रांता हैं ना, सब एक से एक ज़्यादा निकम्मे थे। इन्होंने हमारे देश को केवल लूटा, बर्बाद किया और हम लोगों को भिखारी बना दिया, ऐसा किया। कोई भी अच्छा साबित नहीं हुआ, ध्यान रखना इस बात को। कोई भी हमारे देश के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ, ये चाहे पुर्तगाली हों, चाहे डच हों, चाहे डेनिश हों, फ्रांसीसी हों, अंग्रेज हों, या मुग़ल हों, या दिल्ली सल्तनत वाले लोग हों, सब एक से एक ज़्यादा बेकार आए तो देश को बर्बाद करते चले गए। सब लूट रहे, सब लुटेरे आए यहाँ पर, एक भी बढ़िया नहीं आया। हो सकता है हमारी बात से सहमत ना हो आप, लेकिन ये हमारी व्यक्तिगत राय है, हमें जो लगता है। हमने इनके बारे में बहुत पढ़ा है, एक से एक ज़्यादा निकम्मे आए, सब बर्बाद करके चले गए। केवल इनका झूठा ढोंग था कि व्यापार के लिए आए, लेकिन व्यापार नहीं था। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? देश को बर्बाद करना, इसको खाली करना, चले जाना लेकर यहाँ सब कुछ। ठीक है, ये पढ़ लेना। ये क्या क्या किया था पुर्तगालियों ने यहाँ पर? केवल ये अपने मिशनरी धर्म को आगे बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, तो ये था इसमें पुर्तगालियों ईसाई मिशनरियों के शैक्षिक क्रियाकलाप। आगे क्या है? आगे उच्च ईसाई मिशनरियों के शैक्षिक क्रियाकलाप, फ्रांसीसियों के क्रियाकलाप, ये सब आप देख लेना एक बार। ठीक है, फिर डैन ईसाइयों ने क्या किया, अंग्रेज ईसाई मिशनरियों के शैक्षिक क्रियाकलाप क्या थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या क्या किया, और 1813 का जो आज्ञा पत्र था उसमें क्या था, ये सब पढ़ चुके हो पीछे, लेकिन एक बार देख लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, लो इस तरह से एक बार और देख लो। हाईलाइट कर दिए हमने ये सारे पॉइंट्स जो हैं, आप देख लो। ठीक है, ऐसे भी स्क्रीनशॉट ले लो आप ऐसे पढ़ना चाहो तो। ठीक है, ये तो आप एक एक बार पढ़ लेना, हमें समझ आ जाएगा कि क्या कहता है। मतलब ये इसको थोड़ा दिमाग में उतार लेना कि क्या क्या हुआ था उनके टाइम में। वैसे कुछ नहीं आने वाला है इसमें पेपर में, लेकिन एक बार देख लोगे तो एक कॉन्टिन्यूटी बन जाएगी कि हाँ इसके बाद ये है, इसके बाद ये, इसके बाद ये है। ठीक है, तो देख लो। अभी 1813 का आज्ञा पत्र वही है जो हमने स्टार्ट किया था, बिल्कुल, कि वैदिककालीन शिक्षा के बाद जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था ना, कि ईस्ट इंडिया जो ब्रिटिश कालीन सरकार थी, ब्रिटिश सरकार जो थी वो हर 20 वर्ष में आज्ञा पत्र जारी करती थी। तो ये वही आज्ञा पत्र है। ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ठीक है, देखिए। ओके, आगे देखिए। और उसके बाद आपने ये भी पढ़ा था कि प्राच्य और पाश्चात्य विवाद हुआ था साहित्य को लेकर और विद्वानों को लेकर। हाँ, आपने पढ़ाई था, हम पढ़ा चुके हैं। उसके बाद मैकाले का विवरण पत्र आप देख चुके हो। उसके बाद 1835 में जो आया आदेश पत्र वो भी देख चुके हैं आप। ऑकलैंड की नीति क्या थी, प्रायोग बुड का घोषणा पत्र, स्टैनली का आज्ञा पत्र, भारतीय शिक्षा आयोग, ये सब आप देख चुके हो ना। तो एक बार ऐसे शॉर्ट में देख लो एक बार इसे। ठीक है, देख लीजिए इसे, पाश्चात्य और प्राच्य। जिन्होंने पिछले वाली वीडियो पढ़ ली होंगी, देख ली होंगी, उन्हें एकदम क्लियर समझ आ रहा होगा कि ये क्या था। ठीक है, देख लीजिए, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है जो हमने आपको एक डीपली पढ़ा दिया है, विस्तार से पढ़ा दिया है, ये शॉर्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है उसका। ठीक है, देख लीजिए कि कब आया, क्या हुआ। ये देखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप ऐसे भी। उसके बाद फिर ये आया मार्च में 1835 का आदेश पत्र। ठीक है, इसे पढ़ लेना। और फाइनली आगे ये बुड का घोषणा पत्र, बुड डिस्पैच। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। और मैकाले वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर ध्यान से पढ़ लेना, उसके बारे में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, स्टैनली का आज्ञा पत्र ये तो बिल्कुल एक लाइन में है, 2 लाइन में से पढ़ लेना। फिर आया भारतीय शिक्षा आयोग 3 फरवरी 1882 को। ठीक है, लॉर्ड रिपन द्वारा इसकी नियुक्ति की गई। आगे क्या है? आगे देखिए यहाँ पर विश्वविद्यालय आयोग। ठीक है, विश्वविद्यालय आयोग जो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग ये था। ठीक है, आप इसको पढ़ते हैं ना, गोखले प्रस्ताव, ये ऐसा प्रस्ताव था जिसको पारित किसी ने किया नहीं और क्लियर मना कर दिया कि भैया ये पारित होने के लायक ही नहीं है। ठीक है, गोखले प्रस्ताव, यही पूछ लिया जाता कि कौन सा प्रस्ताव था जिसे पूरी तरह पूर्ण रूप से अस्वीकार किया गया, जिसने जिसको अस्वीकार कर दिया सबने, तो गोखले प्रस्ताव था ये 1910 में जो आया था। ठीक, और ये सारी चीज़ें, शिक्षा नीति संबंधी प्रस्ताव क्या था, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग क्या था, हार्टॉग कमेटी क्या थी, एवॉर्ड रिपोर्ट क्या थी, वर्धा शिक्षा सम्मेलन, ये भी बहुत पूछा था। ठीक है, जाकर हुसैन समिति क्या थी, सार्जेंट रिपोर्ट क्या थी। ये शॉर्ट में आप पूरा पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ईजी है। एक बार में पढ़ लोगे, एक बार में समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, लो इस तरह करके और देख लो एक बार, देखो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, इसमें क्या था आप देख लीजिए, हमने यहाँ पर सब हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, ये थॉमस रैले की अध्यक्षता में ये आयोग बना था 1902 में, थॉमस रैले की अध्यक्षता में। ठीक है,
इसका विषय क्या था? इसमें ब्रिटिश भारत में स्थापित विश्वविद्यालय की दशाओं तथा भावी संभावनाओं की जांच करना। ओके, सबसे पहले ध्यान रखना कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग है, ये 1902 में बना है, थॉमस रेले की अध्यक्षता में बना। इसमें 2 भारतीय सदस्य थे और इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? इनका मुख्य उद्देश्य था कि ब्रिटिश भारत में स्थापित विश्वविद्यालय की दशाओं तथा भावी संभावनाओं की जांच करना। अच्छा, एक बात आपको बता दूं कि ब्रिटिश भारत कौन सा भारत था? ये अपना जो भारत है ना, यही भारत था। लेकिन जहाँ जहाँ ब्रिटिश शासन राज कर रहा था, चाहे वो कलकत्ता हो या मैसूर हो या मुंबई हो या गोवा हो या कुछ भी हो, जिन जिन क्षेत्रों में अंग्रेज लोग रहते थे, इन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित कर ली थी, यहाँ शासन कर रहे थे लोग, तो उसे कहते थे ब्रिटिश भारत। ठीक है, तो वहाँ की ये बात की जा रही है। आगे देखिए, गोखले प्रस्ताव 19 मार्च 1910 में आया था, लेकिन इसे पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, आगे देखिए, शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव। तो शिक्षा नीति से संबंधित सरकारी प्रस्ताव जो था वो 21 फरवरी 1913 को आया था। इसको भी, इसमें क्या कहा गया? इसमें ये कहा गया था, ये लोग कह रहे थे शिक्षा नीति में कि भैया बच्चों को आप क्या करो, आप निःशुल्क पढ़ाओ। पहले तो इनका ये मत था, ठीक है, लेकिन फिर इन्होंने कहा कि भैया हम निःशुल्क पढ़ाना तो उचित नहीं है, लेकिन देखो क्या करना होगा इसका। इन्होंने कहा कि जिस सरकार ने निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के सिद्धांतों को अस्वीकारते हो, क्योंकि ये चाहते थे कि बच्चों को निःशुल्क पढ़ाओ, लेकिन सरकार ने क्या कहा? सरकार ने कहा कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के सिद्धांतों को अस्वीकार दिया। सरकार ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, ये निःशुल्क नहीं दिया जाएगी शिक्षा किसी को, लेकिन निरक्षर था जो है उसको दूर करने की नीति जरूर बनाई जाएगी, यानी कि लोग अनपढ़ नहीं रहेंगे, इसके लिए नीति जरूर बनाई जाएगी, पर निःशुल्क नहीं पढ़ा सकते हम उन लोगों को, ये कहा गया। ठीक है, ओके, पढ़ लेना है ना आप लोग, ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, एक बार आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। उसके बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय 1917 से 19, इसमें क्या था? इसमें जो अध्यक्ष था वो सैडलर था। ठीक है, माइक सैडलर, वे लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे। इसमें 2 भारतीय, ये अच्छा है टॉपिक, ये वाला पढ़ लेना से। इसमें 2 भारतीय सर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद थे। ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग से पढ़ लेना, आता है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 1917 में बना था। इसको अभी ये सब जो आयोग आप देख रहे हैं ना, ये सब आपके सामने अभी बहुत बड़े बड़े उसमें आएंगे। ठीक है, तो पढ़ लेना। हर्टॉग कमेटी आई। हर्टॉग कमेटी में क्या क्या हुआ? इसमें एक सहायक समिति का गठन किया गया है। इसमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के बारे में अपने सुझाव दिए थे इसने। ठीक है, हर्टॉग कमेटी कब आई थी? 1929 में, और फिलिप हर्टॉग की अध्यक्षता में बनी थी एक सहायक समिति, और उसमें प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के बारे में इन्होंने सुझाव प्रस्तुत किए थे, ध्यान रखना। उसके बाद एवर्ड वुड रिपोर्ट आती है। तो एवर्ड वुड रिपोर्ट क्या था? इसमें एवर्ड और वुड ने, इन दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट बनाई थी शिक्षा में सुधार करने के लिए 1921 में। ठीक है, 1937 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, 1937 में। ठीक है, तो ये थी एवर्ड वुड रिपोर्ट। अब आता वर्धा शिक्षा सम्मेलन। अब आप हमें बताना वर्धा है कहाँ, कमेंट बॉक्स में लिखना वर्धा कहाँ पर है इस टाइम। ठीक है, तो ये कब आई थी? अक्टूबर 1937 में। आपको ध्यान होगा कि एक बार जब एक सम्मेलन हो रहा था वर्धा में, अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन हो रहा था, वहाँ पे बहुत सारे शिक्षा शास्त्री आए थे, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग आए थे वहाँ पर महात्मा गांधी भी गए थे। ठीक है, महात्मा गांधी वहाँ पर उस टाइम क्या हुआ था, ये सभापति बने हुए थे उस टाइम। तो वहाँ पर इन्होंने सब ने अपनी बातें कहीं। तो महात्मा गांधी ने भी कहा कि बच्चों को 7 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मातृभाषा में देना चाहिए, ये कहा महात्मा गांधी ने वर्धा शिक्षा सम्मेलन में। ठीक है, और फिर उसके बाद आती है जाकिर हुसैन समिति। इसमें भी देख लीजिए, जो जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है ना, उसके प्राचार्य थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। जामिया मिलिया जो है, ठीक है, उसके प्राचार्य कौन थे? जाकिर हुसैन। उनकी अध्यक्षता में इस समिति का गठन हुआ। उन्होंने कताई, बुनाई, हस्तशिल्प आदि को पाठ्यक्रम में समाहित करने की सिफारिश की कि भैया जो हैंडीक्राफ्ट होता है वो शामिल करो भाई, इसमें ज़रूरी है। उसके बाद आई सार्जेंट रिपोर्ट आप देख लीजिए क्या है, 1944 में प्रस्तुत की। ठीक है, अभी देखो स्वतंत्रता से पहले के लिए शिक्षा जो समितियाँ बनी हुई हैं उसके बारे में यहाँ विचार हो रहा है, अभी उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, बस इनकी डेट वगैरह ध्यान कर लेना, इनका उद्देश्य ध्यान कर लेना क्या था ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये सब देख लिया आपने। अभी हमने आपसे कहा था कि कलकत्ता के बारे में बताएंगे कि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग क्या था, तो उसके बारे में पूरा यहाँ विस्तार से दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए जिससे आपको क्लियर समझ आ जाए क्या क्या था ये। ठीक है, ओके, तो आप ले लिया होगा आई थिंक, ऐसा करके देख लेते एक बार क्या था।
कलकत्ता विश्वविद्यालय। देखो जहाँ जो पॉइंट बहुत आवश्यक है आपके लिए वो हमने यहाँ हाईलाइट कर दिए हैं, एक एक बार पढ़ते जाओगे समझ आता चला जाएगा। ठीक है। सन 1913 के शिक्षा संबंधी सरकारी प्रस्ताव में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा की उन्नति एवं विस्तार के लिए अनेक बहुमूल्य विचार व्यक्त किए थे, किंतु इन विचारों को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए शिक्षाविदों की सम्मति की आवश्यकता थी। अब हुआ क्या, देखो 1914 के में आरंभ होने वाले विश्व युद्ध, आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध 1914 से स्टार्ट हो गया था। विश्व युद्ध ने आयोग की नियुक्ति को असंभव बना दिया और शिक्षा संबंधी सुधार अब कागज पर लिखे रह गए। विश्व युद्ध की समाप्ति से कुछ पहले भारत सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की। ठीक है, इसको पढ़ते चले आना, आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ओके, 1913 में शिक्षा संबंधी ये प्रस्ताव लाना था, लेकिन जब 1914 में विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया तो फिर नहीं आ पाए ये प्रस्ताव, फिर आगे इसको टाइम लगा। फिर 1916 में इसकी नियुक्ति हुई। ठीक है, 1916 में इसकी नियुक्ति हुई, फिर आयोग ने प्रतिवेदन दिया अपना, ये सब आप पढ़ लेना। अच्छा है, ये हमने पढ़ा था, अच्छा है। ठीक है, समझ आएगा। इसके आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, है ना। अब जांच का विषय क्या था, ये क्या क्या चीज़ थी, बहुत आराम से आप समझ जाओगे, बस आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। हाईलाइट हमने कर दिया है, जो हाईलाइट है वो पढ़ लेना, आराम से समझ पाओगे, सीख पाओगे। ठीक है, ओके। यहाँ पर इन्होंने जो बताया कि स्नातक का पाठ्यक्रम वो 3 वर्ष के लिए हो जाना चाहिए इसमें, और हाँ इन्होंने कहा कि इंटरमीडिएट की परीक्षा जिसने पास कर लें वही हायर एजुकेशन में जा सकता है, और इंटर वाले स्कूल और हायर एजुकेशन के स्कूल अलग अलग कर दिए जाएँ, इन्होंने ये भी कहा था। और इन्होंने ये कहा कि जो इंटरमीडिएट कॉलेज में शिक्षा का माध्यम होगा ना वो भारतीय भाषा होगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कही। उसके बाद इन्होंने और कुछ भी कहा, और क्या था, ये था जो भी है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय क्या क्या कर रहा था, और स्क्रीनशॉट ले लो इसका पहले एक बार। ठीक है, ले लिया होगा। देखिए यहाँ पर पूरा दे रखा है। ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय के बारे में और क्या क्या था, इन्होंने क्या क्या सिफारिशें रखी, सारी चीज़ें पढ़ लेना। ठीक है, बहुत इजी है, इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस एक बार एक शॉर्ट नोट आप देख लोगे तो आपको समझ आएगा। उसके बाद भारतीय विश्वविद्यालय, ठीक है, यहाँ ऑनर्स कोर्स के बारे में कहा गया, स्नातक का पाठ्यक्रम 3 वर्ष के लिए कहा गया, ये सब था। ओके, स्त्री शिक्षा के बारे में यहाँ कहा गया। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिए, ये भारतीय विश्वविद्यालय। फिर स्त्री शिक्षा के बारे में यहाँ कहा गया। ओके, 15 से 16 वर्ष की अवस्था तक बालकों की प्रत्यक्ष शिक्षा प्राप्त करना चाहती हैं उनके लिए पर्दा स्कूलों का प्रबंध किया जाए। पहली बार ये हुआ, पर्दा स्कूलों के प्रबंध के बारे में कहा गया इन्होंने। ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय में। देखिए अब इसका मूल्यांकन के बारे में जो बात कही आप इसे पढ़ लेना। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये था कि अब हम लोग कलकत्ता तक पहुंच गए, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग तक पहुंच गए। ठीक है, फिर अब कल चलेंगे आगे। फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ठीक है, आप ही का चैनल है, आपको ही आगे बढ़ाना है, आपको ही सब कुछ करना है इसमें। ओके, चलिए, और ये आयोग वगैरह आप पढ़ लेना, बाकी हम आपको पढ़ा देंगे जो मेन टॉपिक होंगे वो सब। ठीक है, और कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ओके, फिर मिलेंगे, कल मिलेंगे। बाय, राधे राधे, राम राम, बाय। खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय।